बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे विलन्स ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस कोगुलेशन कैस्केड। तो वो हैं कोगुलेशन इनहिबिटर्स जो डीएक्टिवेट कर देते हैं कोगुलेशन को। 3 है, हमने यहाँ पे पढ़े। एक एंटीथ्रोम्बिन 3 है हमारा, ठीक है। एंटीथ्रोम्बिन 3 है, प्रोटीन CNS है और टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर है। जो एंटीथ्रोम्बिन 3 है उसकी थोड़ी सी डिटेल अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर है सरपिन। आपको याद है शुरू में जब हमने कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट की थी, नहीं तो वो मैंने आपको बताया था कि सीरीन प्रोटीजेज होते हैं, ये उसको ही इनहिबिट कर देते हैं। तो उनको इनहिबिट करने वाली जो चीज़ होती है उसको कहते हैं सरपिन। ये सरपिन वही वाली बात आगे लिखी है कि फैक्टर 2, 7, 9, 10, 11, 12 यानी 2 और 7 याद रखें और उसके बाद 9 से लेकर 12 तक सारे फैक्टर्स, इनको ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। ये सीरीन प्रोटीजेज हैं, ये भी लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है और इसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं एंडोथीलियल सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे वही एंडोथीलियल सेल्स जिनके डैमेज होने से सारी कोगुलेशन कैस्केड चली थी, वही एंडोथीलियल सेल्स अब एंटीथ्रोम्बिन 3 को यानी विलन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जी जनाब वही कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं, वो एंडोथीलियम के अंदर बनता है एक हेपरिन सल्फेट मॉलिक्यूल, वो एक्टिवेट करता है आगे से एंटीथ्रोम्बिन 3 को, और एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है वो आगे से क्या कर रहा है कि इनएक्टिवेट कर रहा है, आपकी डीएक्टिवेट कर रहा है कोगुलेशन को। यही सारा मैकेनिज्म जो है हेपरिन ड्रग थेरेपी का भी है। जब आप वो फार्माकोलॉजी का पोर्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ तो तब डिस्कस करेंगे। तो अभी याद रखने वाली बात यह है कि जिसके अंदर एंटीथ्रोम्बिन 3 ना हो वो क्या होगा, हाइपरकोगुलेबल स्टेट हो जाएगी। यानी चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए कुछ विलन्स होने चाहिए, है ना। अगर क्लॉटिंग ही सिर्फ होती रहेगी कोगुलेशन तो फिर तो हाइपरकोगुलेबल स्टेट ही होनी है, फिर एंटीथ्रोम्बिन 3 नहीं होगा तो हाइपरकोगुलेबल स्टेट है। लेकिन अगर एंटीथ्रोम्बिन 3 होगा तो वो बैलेंस करेगा कि भाई इतनी भी क्लॉटिंग ना हो जाए। अब प्रोटीन सी और एस ये भी लीवर में बन रही हैं। प्रोटीन सी जो है वो एक ज़ैमोजन है, जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो ये बन जाती है APC जो है, ये इनएक्टिवेट करेगा 2 फैक्टर्स को, 5 को और 8 को। अगर आपने देखा हो तो आपको यहाँ पे सीरीन प्रोटीजेज में 5 और 8 नहीं मिल रहे थे, ठीक है। 2, 7, 9, 10, 11, 12 थे। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि जो प्रोटीन सी और एस है उसने फैक्टर 5 और 8 को इनहिबिट करना है, और जो आपका एंटीथ्रोम्बिन 3 है उसने इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स थे ना आपके 2, 7, 9 से लेके 12 तक, उन सबको करना है इनहिबिट, ठीक है। अब आगे प्रोटीन सी और एस का थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं ना, तो इनको एक्टिवेट कौन करता है, इनको एक्टिवेट करने वाला है आपका थ्रोम्बोमॉड्यूलिन सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये भी एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर ही होता है। देखिए आप गौर करें तो सारी कहानी एंडोथीलियल सेल्स के इर्द गिर्द ही चल रही है, ठीक है। अब जो एंडोथीलियल सेल्स है वो बनाते हैं थ्रोम्बोमॉड्यूलिन थ्रोम्बिन को बाइंड कर लेगा। कहता है देखते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, उसी को डीएक्टिवेट करता हूँ जाके। उसने जाके थ्रोम्बिन को देखा कि सबसे ज़्यादा एक्टिवेट वही है, तो उसने थ्रोम्बोमॉड्यूलिन ने बाइंड कर लिया थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है कि हाँ, थ्रोम्बोमॉड्यूलिन ने बाइंड कर लिया इसको, तो एक्टिवेट हो गया। इसके ऐसा करने से प्रोटीन सी एक्टिवेट हो गई। उसकी गरज भी ये गवारा नहीं कर रही थी कि मज़ीद क्लॉटिंग हो, तो प्रोटीन सी एक्टिवेट हो के APC हो गई। अब इस सारे में जो C है ना वो क्या कहता है, मैं अकेला तो नहीं अच्छा लगता, साथ किसी और को मिला रहे हो तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, तो वो C अपने साथ को फैक्टर के तौर पर रख लेता है प्रोटीन S को। प्रोटीन S जो है वो को फैक्टर है जनाब प्रोटीन C का। अब ये आपको बहुत खूबसूरत सी कोगुलेशन कैस्केड नज़र आने लगी है, मतलब जो विलन्स वाली उसके अंदर रोल है ना, वो ये है कि थ्रोम्बोमॉड्यूलिन ने थ्रोम्बिन को बाइंड किया तो प्रोटीन C APC हो गई, APC ने साथ S को मिलाया और इनएक्टिवेट कर दिया 5 को और 8 को। यहाँ पे एक आखिरी विलन जो आपका रह गया है वो है आपका टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर पाथवे इनहिबिटर। ये क्या करता है कि डायरेक्ट ही ना, आपको पता है टिश्यू फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये डायरेक्ट ही 10A को इनएक्टिवेट करता है। 2 मैकेनिज्म है इसके, एक तो ये जाके डायरेक्टली 10A को बाइंड करेगा और उसको इनएक्टिवेट कर देगा वापस। दूसरा ये है कि वो जो टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 का कम्प्लेक्स था ना, ये उसको जाके टारगेट करे और उसको प्रिवेंट करे कि भाई रुक जाओ, रास्ते में ही उसे रोक ले के नहीं 10 के पास नहीं जाना, रुक जाओ। ये 2 तरीक़ेकार हैं इसके वारदात के, ठीक है। तो अब क्या आपने पढ़ा कि अच्छा हेपरिन का जिक्र एक पीछे भी हमने पढ़ा था ना, हेपरिन यहाँ पे भी, जब आप हेपरिन इंशाल्लाह पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी पोर्शन में मेरे साथ इंशाल्लाह, तब हमें ये चीज़ें याद आएंगी कि हमने हेपरिन का जिक्र यहाँ सुना था। हेपरिन का भी जो है ना वो यही मैकेनिज़्म है, थ्रोम्बोटिक इफेक्ट वैसे ही प्रोड्यूस करती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत
महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट जो आपका करैक्टर है प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मिन, नाम से पता चल ही रहा होगा कि ये प्लाज्मिनोजन है उसकी जनाब इनएक्टिव फॉर्म और प्लाज्मिन है उसका एक्टिव जो नाम। तो प्लाज्मिनोजन जो है ये भी सिंथेसाइज हो रहा है लिवर के अंदर ही, ज़ाइमोजन फॉर्म में रहता है। ज़ाइमोजन का मतलब है अपनी इनएक्टिव फॉर्म में, और बाद में ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो गया है, यानी ये उसकी एक्टिव फॉर्म है। मेन रोल जो प्लाज्मिन का है वो क्या है, इसने फाइब्रिन को तोड़ना फोड़ना है, तोड़ फोड़ करनी है इसने फाइब्रिन की, यानी क्लॉट नहीं बनने देना, सीधी सी बात है। तो ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है एंड डिग्रेड क्लॉटिंग फैक्टर्स फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को ये कन्वर्ट होने नहीं देगा फाइब्रिन में, यहाँ पर अगर फाइब्रिनोजन बनी हुई है तो भी उसको डिग्रेड कर देगा और उसको तोड़ फोड़ देगा। जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हैं, यानी ये जो तोड़ फोड़ कर रहा है फाइब्रिन की, ये खुद किस चीज़ से एक्टिवेट होता है, ये 2-3 चीज़ों से एक्टिवेट होता है। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर से एक्टिवेट होता है, यूरोकाइनेज से एक्टिवेट होता है, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज से एक्टिवेट होता है। अच्छा, अब आप देखें बेसिकली फाइब्रिन क्या है, क्लॉट है ना, तो क्लॉट तोड़ने का फ़ायदा किन किन डिजीज़ में होता है, एक्यूट एमआई में और स्ट्रोक में। तो आपने ये याद रखना है कि टीपीए और यूरोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज इनका रोल जो है ना वो ड्रग थेरेपी में भी है एक्यूट एमआई की। और जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये स्ट्रेप्टोकोकल प्रोटीन है, ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है उसके अंदर होती है, और ये एक्टिवेट करती है प्लाज्मिनोजन को, यानी आप बैक्टीरिया की मदद भी ले सकते हैं अगर आपने क्लॉट नहीं बनने देना तो एंटीकोगुलेंट थेरेपी में। पर जब क्लॉट टूटेगा तो क्या होगा, क्लॉट टूटने से 2 काम होंगे। देखें, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट हुआ, प्लाज्मिन बन गया, ये 2 चीज़ों की मौजूदगी में एक्टिवेट हुआ टीपी एंड यूरोकाइनेज। अब जब ये हो गया एक्टिवेट, इसने फाइब्रिन यानी क्लॉट को बना दिया तोड़ के वापस, डी डाइमर्स और फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में 2 चीज़ें यानी बनेंगी एंड प्रोडक्ट्स। अब इन एंड प्रोडक्ट्स की भी थोड़ी तारीफ़ें बयान कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, फाइब्रिनोजन अगर आप देखें ना तो उसकी 2 डोमेन्स होते हैं। अच्छा, पहले ये नीचे वाली डायग्राम पे आ जाएं, इसमें देखें ये आपका फाइब्रिनोजन है, इसके सेंटर में एक ई है और साइड पे 2 डी हैं। जो ई सेंट्रल है और साइड पे डी है ना, ये आपस में क्रॉस लिंकिंग इनकी कराता है फाइब्रिन मैश बनाने के लिए आपका क्लॉटिंग फैक्टर 13 में थोड़ा जूम कर रही हूँ, इसको देखें। अब ये पोर्शन इधर आया, ये सारी देखें 2 इसके छोटे छोटे बच्चे साडी और ये फिर सेंट्रल, ये फिर ये सेंट्रल, ये इसके दोनों, ये आपका एक बन रहा है। अब मैश जब इनकी बनती है ना फैक्टर 13, तो ये अभी इनका देखें इस तरह का कोई बॉन्ड नहीं है, अब यहाँ पे इस तरह के बॉन्ड्स बनेंगे, क्रॉस लिंकिंग हो रही है, ठीक है। तो क्रॉस लिंकिंग के बाद जब प्लाज्मिन पे एक्टिवेट करता है ना तो ये डिफरेंट तरह से टूटते हैं, ये पहले की तरह के नहीं होते, होता एक ही ई है और 7 छोटे 2 डी हैं, लेकिन उनकी शक्ल चेंज हो गई है। देखें, पहले वो स्ट्रेट था स्ट्रक्चर, अब ये ट्रायंगुलर सा है, क्योंकि वो मैश बनने के बाद वो मैश टूटा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डी डाइमर, और जो इसके अलावा बाकी चीज़ रह जाएगी उसे हम कहेंगे फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। अभी मज़ीद समझ आ जाती है, अगर नहीं भी आई तो कोई मसला वाली बात नहीं। ये देखें, ये आपका डी डाइमर है जो पहले यूँ था, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग के बाद ऐसा हो गया। तो वाज़ेह फ़र्क है कि ये आपकी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है और ये अभी फाइब्रिनोजन वैसे था तो इसलिए। तो अब डी डाइमर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एफडीपी, स्पेसिफिक तो है। तो प्रेजेंस ऑफ डी डाइमर्स जो है वो क्या इंडिकेट करेगी आपके पास कि क्लॉट ब्रेक डाउन हुई है, क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन की ब्रेक डाउन हुई है। और एलिवेटेड डी डाइमर्स जो हैं वो 2 केसेस में होते हैं, डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ये अगेन आपके पास देखें, ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है ये कि फाइब्रिन टूटा तो 2 चीज़ें बनी, डी डाइमर्स और फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, और ये तोड़ा किसने, प्लाज्मिन की मेहरबानी है ये। अच्छा जी, अब ऐसा भी हो सकता है कि डी डाइमर्स और फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, अच्छा जब भी कहीं क्लॉट टूटेगा ये 2 चीज़ें मिलेंगी तो आपको फ़ायदा होगा। आप अगर डी डाइमर्स का लेवल चेक करें और फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स का लेवल चेक करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे प्लाज्मिन काम कर रहा है और यहाँ पे क्लॉट कोई बना था जो अब टूटा है, तो ये दोनों चीज़ें बनी हैं। लेकिन इसमें से ज़्यादा स्पेसिफिक क्या है, ज़्यादा स्पेसिफिक है इनमें डी डाइमर्स, क्योंकि जो सिंपल फाइब्रिनोजन ब्रेक डाउन है ना वो भी हो सकती है। तो अगर तो सिंपल फाइब्रिनोजन ब्रेकडाउन है तो खाली बनेंगे आपके पास डी डाइमर्स नहीं बनेंगे। डी डाइमर्स सिर्फ उस केस में बनेंगे जब आपके पास एक क्लॉट फाइब्रिन टूटेगा। लेकिन प्लाज्मिन जो है वो दोनों तरह के काम कर रहा है, वो फाइब्रिनोजन को भी तोड़ रहा है, वो फाइब्रिन को भी तोड़ रहा है। तो डी डाइमर्स आपके पास होंगे नॉर्मल जब आपके पास
सिर्फ फाइब्रिनोजन टूट रही है, क्योंकि डी डाइमर्स तो बन ही नहीं रहे एक्स्ट्रा। तो प्राइमरी फाइब्रिनोलाइसिस क्या होती है, रेयर मैकेनिज्म है दो, लेकिन इवन तो रेयर है, लेकिन होता क्या है इसके अंदर, जब होता है प्लाज्मिन ओवर एक्टिव हो जाता है। जब प्लाज्मिन ओवर एक्टिव हो जाता है, क्लॉट कोई बना ही नहीं था तो उसको क्या ही कोई तोड़ता, तो फिर जो खाली इनएक्टिव फॉर्म में फाइब्रिनोजन पड़ी है ये उसको तोड़ना शुरू कर देता है। जब उसको तोड़ता है तो आपके पास डी डाइमर्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपके पास FDPs बहुत बन जाएंगे, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास किसी पेशेंट में नॉर्मल डी डाइमर्स हों और आपके FDPs रेज्ड हों, तो इसका मतलब हाइपर फाइब्रिनोलाइसिस हो रही है और प्लाज्मिन ने फाइब्रिनोजन को ब्रेक डाउन किया, ना कि फाइब्रिन को। यानी कोई क्रॉस लिंक हुआ फाइब्रिन था ही नहीं जिसको वो तोड़ता तो डी डाइमर बनता। तो प्लाज्मिन का एक और काम है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी डिप्लीट कर सकता है। अगर यानी बहुत ओवर एक्टिव हो गया तो डेफिशिएंसी भी हो सकती है आपके पास। ऐसी सूरत में आपका PT और PTT दोनों रेज हो जाएंगे। और ये कब कब होता है, ये DIC में भी हो जाता होता है और ब्लीडिंग भी होगी पेशेंट को, क्योंकि वो फाइब्रिनोजन को नहीं टिकने दे रहा तो उसने फाइब्रिन को क्या ही टिकने देना है। ये कब कब हो सकता है आपके पास, प्रोस्टेट कैंसर में जब यूरोकाइनेज रिलीज़ हो रहा है, और सिरोसिस में जब आपके पास अल्फा-2 एंटीप्लाज्मिन आपको पता है कि प्लाज्मिन को कंट्रोल करने के लिए है ना, कि लगामे खींचने के लिए एंटीप्लाज्मिन जो हुई, जब वो नहीं बने तो प्लाज्मिन को खुली छूट मिल गई। और यूरोकाइनेज भी यही था कि वो एक्टिवेट करता था। वो बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर में रिलीज़ हो रहा है तो वो कहेगा और करो। ठीक है, अब आपके पास FDPs और डी डाइमर्स का पता चल गया, तो आपने की पॉइंट्स तो याद रखने हैं इसमें। वो क्या होगा कि क्लॉट ब्रेक डाउन हो रही है तो FDPs बनेंगे, डी डाइमर्स बनेंगे, हाइपर फाइब्रिनोलाइसिस होगी तो खाली FDPs बनेंगे, डी डाइमर्स नॉर्मल रहेंगे। और अगर डी डाइमर्स रेज हों तो वो आपको डायग्नोस करने में हेल्प करेगा कोई थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर चल रहा है, जो इतने क्लॉट बन रहे हैं और इतने क्लॉट टूट रहे हैं। और वो कब कब हो सकता है, DVT में हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो सकता है। अच्छा, ये सेंसिटिव है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, किसी और डिसऑर्डर में भी ये रेज हो सकता है, उसके लिए फिर आपको फर्दर टेस्ट करने हैं। विटामिन के को हमने नहीं भूलना। विटामिन के जो है वो सिंथेसिस में इसका बहुत रोल है क्लॉटिंग फैक्टर्स की। क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे तो वो आगे से कोगुलेशन कैस्केड चलाएंगे ना। तो जहाँ हमने इतने विलन्स को डिस्कस कर लिया, वहाँ हम एक विटामिन के को कैसे भूल सकते हैं। तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2, 7, 9, 10 और CS मुझे पता है वो इनहिबिटर्स हैं, लेकिन आपको पता है अगर इनहिबिटर नहीं होंगे ना तो खुली छूट मिल जाएगी कोगुलेशन कैस्केड को, तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा क्लॉट्स बनेंगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो रोल तो है विटामिन के का, ठीक है। और अगर C और S बन रहे हैं तो साथ 2, 7, 9 भी तो बन रहे हैं और 10 भी बन रहा है, मेन काम। तो विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वारफेरिन एक ऐसी ड्रग है जो विटामिन के एंटेगनिस्ट है, वारफेरिन, यानी एंटागनाइज कर, ये विटामिन के को बनने नहीं दे रही क्लॉटिंग फैक्टर्स को, तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, क्लॉट नहीं बनेंगे क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं होंगे। खैर, वॉर तो आजकल एक और भी चल रही है, पैलेस्टाइन और फ़लस्तीन, इसराइल, गज़ा वॉर। वो अपने मुसलमान बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप में से कोई नॉन मुस्लिम भी है तो भी ह्यूमैनिटी का तकाजा तो ये है कि आप सोचें, परखें और जायज़ा लें सारी सूरत हाल का। और इतनी वाज़ेह सूरत हाल भी अगर किसी को खुली आंखों से नज़र ना आए तो ऐसी क़ुव्वत बिनाई का कोई फ़ायदा नहीं है। और अपने मुसलमान बहनों भाइयों को ज़रूर दुआ में याद रखें, क्योंकि दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू फॉर ऑल दोज पीपल ना। बजाय इसके कि हम बैठे रहें और इंतज़ार करें कि कभी हम पे ये वक्त आए बीइंग मुस्लिम, बिकॉज द टॉर्चर अगेंस्ट this whole situation is always there. I'm not gonna repeat this more in this video because this is a coagulation cascade video obviously. तो टॉपिक के साथ स्टिक रहते हैं, लेकिन always remember your Muslim brothers and sisters all around the world in your prayers, because again this is the least we can do and we all should think कि हमें हमेशा सिर्फ ये लीस्ट ही नहीं करना, हमें कुछ मैक्सिमम भी उनके लिए करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारा मैक्सिमम क्या है, ये हमें इंडिविजुअली सोचने की ज़रूरत है, हमें से हर बंदे को है। इसी के साथ अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो सेडिमेंटेशन एक टेस्ट ट्यूब में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है ना RBCs का, आप एक टेस्ट ट्यूब में लेते हो तो वो आपका बेसिकली एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये टेस्ट होता है बेसिकली जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में ये रेट इंक्रीज़ हो जाता है, इससे आपको पता चलता है कि अच्छा इन्फ्लेमेशन चल रही है। और होता क्या है, नॉर्मल रेट 0 to 22 मिलीमीटर पर आवर फॉर मैन एंड 0 to 9 मिलीमीटर पर आवर फॉर वेमेन। और
क्यों इंक्रीज़ हो जाता है ये जब इन्फ्लेमेशन होती है? क्योंकि एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस हुए होते हैं प्लाज्मा में ऐसी सूरत हाल में जब इन्फ्लेमेशन होती है। और ये एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट्स हैं क्या? ये सीरम प्रोटीन्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के या टिश्यू इंजरी की वजह से रेज़ हो जाते हैं, ड्राइवन बाय साइटोकाइन्स, एंड दीज ऑल्सो कम फ्रॉम लिवर। इनमें कौन कौन से एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं? फाइब्रिनोजन शामिल है, फेरेटिन शामिल है और सी रिएक्टिव प्रोटीन है। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया को बाइंड करती है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, और इसकी वजह से आपका जो है वो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये सारी हमारी कहानी थी अब तक कोगुलेशन कैस्केड की। आई होप कि आप अभी तक सारा समझ पाए हों जितना हमने डिस्कस किया, और जो कि मेरा प्रॉमिस था कि एंड पे हम एक कोगुलेशन कैस्केड की जो कम्प्लेक्स सी पिक्चर थी शुरू वाली उसको रिवाइज करेंगे। तो आई एम गोइंग बैक टूवर्ड्स दैट पिक्चर, दैट स्लाइड, और विद दैट स्लाइड वी विल एंड दिस वीडियो इंशाल्लाह। ये रही हमारी स्लाइड। अब आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देखें ज़रा, ये है आपका डैमेज सरफेस। डैमेज सरफेस के बाद क्या हुआ? 12 में कन्वर्ट हुआ। उसने 11 को कहा जाग जाओ। 11 ने क्या किया? 11 ने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन उसने क्या किया था? 9 को भी कहा था, ठीक है। हाँ, 11 ने 9 को कहा था और 9 ने साथ 8 को पकड़ा था। 8 और 9 ने मिलके 10 को जगाया था। 10 जो था वो 10 ही हो गया था। 10 ने अगेन 10 2 1 और 1 की क्रॉस लिंकिंग कराई 13 ने कैल्शियम के साथ मिलके। अब आ जाएं आपके एक्सट्रिंसिक पे। एक्सट्रिंसिक पे ट्रॉमा हुआ, टिश्यू इंजरी हुई, एंडोथेलियल डैमेज बेसिकली। वहाँ पे टिश्यू फैक्टर था। टिश्यू फैक्टर ने 7A को साथ मिलाया, इस कॉम्प्लेक्स ने 10 को एक्टिवेट किया, 10 10A बना, 10 2 1 का साइकिल चला। बीच में आपका आ जाता है कॉमन पाथवे जो आपका थ्रोम्बिन वाला है। थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन पीछे से पॉजिटिव फीडबैक भेजता है। वो कहता है 5 को, 8 को और 11 को, ठीक है। ये 11 फिर 9 को कहता है, और वो सारी साइकिल जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और 8 जो है वो साथ 9 जो है 9 भी साथ 8 को मिलाता है। ये सारा इसने एक्टिवेट किया। अब ये जो 5 है ना, ये भी क्या कर रहा है? 2 को 2A में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं कुछ इनहिबिटर्स जो अपना रोल प्ले करने आते हैं। एक्टिव प्रोटीन C है, प्रोटीन S के साथ मिलके ये इस लेवल पे इनहिबिशन कर रही है, ठीक है। प्रोटीन C को कैसे एक्टिवेट किया था? थ्रोम्बोमोडुलिन और प्रोटीन C मिले थे और इसने, और ये अच्छा, ये थ्रोम्बोमोडुलिन भी क्यों एक्टिवेट हुआ था? क्योंकि थ्रोम्बिन बहुत ज़्यादा बन रहा था, ठीक है। तो फिर प्रोटीन C APC बनी और इसने S को साथ मिलाया और इसने इनहिबिट किया सारा ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। 5 के लेवल पे भी इनहिबिट किया, 8 के लेवल पे भी इनहिबिट किया। यहाँ पे एंटी थ्रोम्बिन 3 का रोल है, यहाँ पे टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर का रोल है। तो ये आपका पूरा कोगुलेशन कैस्केड जो है ये समराइज हो चुका है। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो वी कैन डिस्कस इट अगेन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आप मेरे साथ रहें और हम इस जर्नी को इकट्ठे हेमाटोलॉजी कंप्लीट करें इंशाल्लाह। And also don't forget to like and share the video. Fi aman Allah.